तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस लाइट। ये पार्ट 3 वीडियो है इस सीरीज़ का, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। थोड़ा सा हम एक बार इस वीडियो में रिकॉल कर लेते हैं हमारे जो पिछले वीडियोस थे, सो दैट इस वीडियो के लिए और इस लेक्चर के लिए एक बेस बन पाए। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट कि हमने स्टार्ट किया था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से या रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसमें हमने देखा था कि दो टाइप के रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। दो टाइप से ड्रग्स एडमिनिस्टर की जा सकती हैं। पहला था हमारा लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द अनदर वन इज सिस्टमिक। ऑल राइट। सो फिर हमने लोकल के टाइप्स देखे। लोकल में हमने देखा मेजर टाइप होता है टॉपिकल, जिसमें हमने एक एक एक्सेप्शन भी देखा, जिसमें हमने ट्रांसडर्मल पैचेस की बात करी। एक एक्सेप्शन है जो कि एडमिनिस्टर मतलब सिस्टमिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है, बट हम इसको एडमिनिस्टर या इसकी जो साइट ऑफ एप्लीकेशन है वो टॉपिकल होती है, बट सिस्टमिक भी दिखाता है, सिस्टमिक एक्शन ही दिखाता है। बेसिकली हम इसमें सिस्टमिक में और डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर हमने सिस्टमिक की बात करी, तो सिस्टमिक के भी दो टाइप्स थे। एक था हमारा एंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने बात करी कि हमारे इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट के थ्रू अगर हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं हमारी बॉडी में, स्टार्टिंग फ्रॉम द बकल कैविटी एंडिंग अप टू द रेक्टम, इसके बीच में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स के थ्रू अगर कोई ड्रग अपना एक्शन शो करती है, देन दिस टाइप ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अनदर वन इज पेरेंटरल। ऑल राइट, पेरेंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो मैंने इसमें काफ़ी सारे टाइप्स आपको बताए थे, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, सबक्यूटेनियस एट्सेट्रा। पिछले वीडियो में थोड़ा सा मैंने इसको ठीक से कैटेगराइज किया था, तो आप एक बार उसको देख सकते हैं। बाकी हम डिटेल में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके ऊपर अलग से ही एक वीडियो बनेगा, काफ़ी बड़ा पार्ट है पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये एक छोटा सा जस्ट है कि हमने पिछले वीडियोस में किन चीज़ों के बारे में बात करी थी, लोकल और सिस्टमिक, और ये उनके टाइप्स हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली एंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो बिना देर करते हुए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में प्लीज़ डाल दिया कीजिए कि ये है, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ काफ़ी इजी वे में और अंडरस्टैंडेबल तरीके से पढ़ा रही हूँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने सभी फ्रेंड्स को, फार्मा स्टूडेंट्स को सभी को फॉरवर्ड कीजिए एज मच एज यू कैन शेयर, सो दैट मेरी मेहनत भी रिकॉग्नाइजेबल हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंटरल रूट, ठीक है। एंटरल की अगर हम बात करें, उससे पहले एक टर्म हमें जानना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी, ये टर्म बहुत एसेंशियल है अगर हम किसी भी एब्जॉर्प्शन फैक्टर को अगर हम पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली एंटरल की बात अगर हम कर रहे हैं, तो बायो अवेलेबिलिटी वर्ड को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद दिस टर्म। बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी की बात करें, थोड़ा सा एक लेमन लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा पहले बताती हूँ, देन वील कम टू द टेक्निकल लैंग्वेज एज वेल। सो बायो अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल को जब हमने एडमिनिस्टर किया, क्योंकि ड्रग ऐसे अकेला तो होगा नहीं, डेफिनेटली एक फॉर्मुलेशन है वो, जिसमें एपीआई भी है, एपीआई है, इसके साथ एक्सीपियंट्स भी हैं। एपीआई है, उसके साथ एक्सीपियंट्स भी है। एग्जांपल बता दूँ, एपीआई अगर पैरासीटामॉल है तो एक्सीपियंट्स उसके साथ एडजुवेंट्स जो बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, उन्हें हम एक्सीपियंट्स बोलते हैं। और एपीआई हो गया हमारा पीसीएम, फॉर एग्जाम्पल, ये जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये होता है ड्रग फॉर्मुलेशन, जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एपीआई से और एक्सीपिएंट से, ठीक है। आपने जब ड्रग फॉर्मुलेशन को एडमिनिस्टर किया किसी भी रूट से, चूंकि हम एंटरल की बात कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमने ओरली इस पर्टिकुलर ड्रग फॉर्मुलेशन को एडमिनिस्टर किया हमारी बॉडी में वाया ओरल रूट। ओरल रूट के थ्रू जब हमने इसे एडमिनिस्टर किया, तो डेफिनेटली इट विल गो टू स्टमक। डेफिनेटली दिस drug will this formulation will or a tablet will or a capsule will reach to the stomach। स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाके देन डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन कैसे होगा भाई, एक्सीपिएंट डला है इसमें, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डला है इसके अंदर, जो कि आपने फार्मास्यूटिक्स में काफ़ी बड़ी लिस्ट पढ़ी होगी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स की, वो हम इसमें डालते हैं फॉर्मुलेशन में। स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट हुआ,
तो कुछ पार्टिकल्स में स्प्रेड हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्रेड हो गया, देन आफ्टर दैट इट विल रीच टू द लिवर। ऑलराइट, लिवर में जाएगा, डेफिनेटली लिवर में जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड के थ्रू ये लिवर में पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड इज द मेजर कैरियर ऑफ द ड्रग। अब ये लिवर में पहुंच गया। भाई लिवर के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं, लिवर के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स इसके मेटाबॉलिज्म में मदद करेंगे। क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। देन इसके बाद क्या होगा? कुछ ड्रग बचेगी और कुछ एक्सक्रीशन के लिए चली जाएगी। ठीक है, कुछ ड्रग विल रिमेन एंड अनदर द रिमेनिंग पार्ट विल बी एक्सक्रीटेड। अब यहाँ पर मेजर बात चालू होती है कि भाई यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट आता है। वो ये आता है कि जब हमारी ड्रग जो कि रिमेनिंग है, थोड़ी सी रिमेनिंग है और थोड़ी सी एक्सक्रीट हो गई। अब मान लीजिए हमारी अगर कोई ड्रग है, उसका 50% पार्ट बचा है और 50% पार्ट एक्सक्रीट हो गया। 50% बचा है, 50% एक्सक्रीट हो गया, तो चलो ठीक है, मोटा मोटा चल जाता है। बट अगर हम बोलें कि भाई 50% नहीं, भाई बचा है सिर्फ 20%, मैक्सिमम पार्ट ये जो है, ये जो हाईली शेडेड पार्ट है, ये एक्सक्रीट हो गया, इतना ज़्यादा पार्ट एक्सक्रीट हो गया। अब बॉडी के अंदर कितनी ड्रग बची? बिल्कुल बहुत ही कम, 20% ड्रग बची है। ठीक है, 80% एक्सक्रीट हो गई। डिपेंडिंग अपॉन ड्रग टू ड्रग फॉर्मुलेशन, ये भी चीज़ें डिपेंड करती है, और पेशेंट टू पेशेंट और पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें डिफ़र करती हैं। हर इंसान के अंदर कितना एक्सक्रीशन हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, it differs in every patient, every person. All right, so कितना परसेंटेज रिमेनिंग है, कितना परसेंट एक्सक्रीट हो गया। बेसिकली हमारी बॉडी में कितना ड्रग अवेलेबल है, हमारी बॉडी में, ध्यान से सुनना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन आवर बॉडी हाउ मच ड्रग इज़ अवेलेबल, भाई कितना बचा है। अब जितना बचा है वो साइट ऑफ एक्शन पर जाकर अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है, वो अपना इफेक्ट दिखाएगा डेफिनेटली, यस। तो अब हम बात करें बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, तो अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बात करूं बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, सो बायो अवेलेबिलिटी इज बेसिकली इंडिकेट्स द फ्रैक्शनल एक्सटेंट। व्हाट डज इट इंडिकेट? बायो अवेलेबिलिटी इंडिकेट्स अ फ्रैक्शनल एक्सटेंट of what? Fractional extent of the dose of drug reaches to its site of action. फ्रैक्शनल एक्सटेंट, द डोज ऑफ द ड्रग रीचेस टू इट्स साइट ऑफ एक्शन। भाई कितना एक्सटेंट है, डोज है ड्रग का जो कि साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचा, दैट इज बेसिकली रेफर्स टू बायो अवेलेबिलिटी। आई होप कि ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी, क्योंकि ये बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, ये सारे जो टर्म्स हैं ना, ये जितने इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। और कई बार बुक्स में भी इतना डिफ़िकल्ट टर्म में लिखा हुआ होता है कि वैसे हालांकि वो डिफ़िकल्ट होता नहीं है, बट हमें रीड करने में, उसको समझने में बहुत मुश्किल होती है। मैंने जितना आसान तरीके से बताने की कोशिश करी, मैंने बताया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि ये चीज़ आप दोबारा से बता दो, सो आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो अगेन। ठीक है, तो ये हो गया बायो अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट। अब मैंने इसको यहाँ पे क्यों बताया? क्योंकि अब हमको पढ़ना है एंटरल रूट, क्योंकि एंटरल रूट को पढ़ने के लिए ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि भाई मैंने आपको बताया कि हम जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, हम या तो एंटरल रूट से लेते हैं, या पेरेंटल रूट से लेते हैं, या टॉपिकल रूट से लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ सिस्टमिक चीज़ पढ़ रहे हैं, तो सिस्टमिक में हमें बायो अवेलेबिलिटी का पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई ब्लड इज़ द मेजर ट्रांसपोर्टर ऑफ दैट ड्रग within your body at different parts at the site of action। ठीक है, अब ब्लड में कितनी ड्रग अवेलेबल है वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा बायो अवेलेबिलिटी के थ्रू ही पता चलेगा। ठीक है, नाउ
That's why this term, to study this term is really very important at this point of time before we start enteral route of drug administration. ठीक है, सो ये हो गया हमारा एक छोटा सा टॉपिक विच इज़ बायो अवेलेबिलिटी. सो नाउ लेट्स मूव अप टू एंटरल. ठीक है, अब एंटरल रूट में आप देखेंगे कि बहुत सारे टाइप के है ना डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि मैंने एक छोटा सा एक उसमें बताया था आपको. बक्कल हो गया, ठीक है, सबलिंगुअल हो गया, ओरल हो गया. फिर हम पहुंचेंगे पेरेंट्रल पे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि भाई इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावीनस है, बहुत सारे हैं. ठीक है, बहुत सारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर भी. हर केस में, हर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, हर टाइप में, है ना, बायो अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट चेंज होता रहता है. बायो अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट चेंज होता रहता है, डिफर होता रहता है. ठीक है, कैसे होता है भाई, जब आपने ओरली कोई ड्रग ले ली, नाउ एंड अगर आपने कोई ड्रग इंट्रावीनस ली है, ओरल के केस में क्योंकि उसको एब्जॉर्प्शन के थ्रू जाना होगा, इट हैज़ टू गो एब्जॉर्प्शन एंड देन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू भी होना पड़ेगा. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लिवर में होता है. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है. सो अब जब आपने ओरली यानी एंटरल रूट से कोई ड्रग ली है एज कम्पेयर टू पेरेंट्रल रूट, ओरली के केस में अगर हम बात करें बायो अवेलेबिलिटी की, देन एज कम्पेयर टू पेरेंट्रल रूट बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है. ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है इन ओरल रूट. बट आईवी रूट में क्योंकि इट सरपासेस द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है. यहाँ पे सीधा ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है. डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये अपने साइड ऑफ एक्शन पे पहुँचती है. तो यहाँ पे 100% बायो अवेलेबिलिटी हमको देखने को मिलती है इंट्रावीनस रूट में हमको 100% बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसलिए बता दिया क्योंकि मेरे को रिलेट करना था कि बायो अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे क्यों बताया है. ठीक है, तो इस रीज़न से बताया. हालांकि जब हम पेरेंटल पढ़ेंगे तो हम डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पर मैं आपको हर रूट की बायो अवेलेबिलिटी बताऊंगी कि किस रूट में कितनी बायो अवेलेबिलिटी होती है, क्या % होता है. ठीक है, तो आई होप कि ये थोड़ी मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी अभी के लिए. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी इतना ही ज़रूरी है. सो अब हम बात करें एंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल के बारे में. तो इसमें सबसे पहला अगर मैं बताऊँ तो इसमें होता है हमारा ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ओरल से क्या समझ में आ रहा है? आपने ड्रग को, ठीक है, ड्रग डोसेज फॉर्म को पढ़ा है. वहाँ पर आपने पढ़े होंगे टैबलेट पढ़े होंगे, कैप्सूल्स पढ़े होंगे. ठीक है, इसके बाद आपने फार्मास्यूटिक्स में ये टॉपिक पढ़ा है. और इसमें आपने फिर लॉजेंजेस पढ़े होंगे. लॉजेंजेस के बाद आपने पढ़े होंगे इसमें सिरप्स पढ़े होंगे. और फिर आपने एलिक्सर्स पढ़े होंगे. ठीक है, एलिक्सर्स पढ़े होंगे. तो ये सारे हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं हमारी बॉडी में, अभी थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ. वी एडमिनिस्टर देम इन द वाया ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. आपने इस तरीके से इन्हें इनटेक किया. आपने कैसे इनटेक किया? आपने ओरल कैविटी के थ्रू इसे इनटेक किया. ठीक है, देन अब यहाँ पर इसके एडवांटेजेस भी जितने हैं उतने डिसएडवांटेजेस इसके ज़्यादा हैं. ठीक है, काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं. सो पहले हम इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि भाई ओरल रूट के क्या एडवांटेज होते हैं. पहला तो ये है कि पेशेंट कंप्लाइंस काफ़ी, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है. काफ़ी ज़्यादा पेशेंट कंप्लाइंस होता है. कैसे होता है फिर पेशेंट कंप्लाइंस? भाई जब आपसे डॉक्टर पूछता है बेटा इंजेक्शन लोगे या दवाई खाओगे, तो आपके छूटते मुझे निकलता है कि भाई मैं तो दवाई खाऊंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लूँगा. कंप्लाइंस बढ़ गया, डेफिनेटली बढ़ गया, क्योंकि ये पेनलेस है. आपको बस इसको खाना है. अनदर वन कन्वीनियंट भी है. ठीक है, कन्वीनियंट भी है. अनदर वन इज़ इकोनॉमिकल भी है. इकोनॉमिकल भी है. सस्ती टैबलेट सस्ती आ जाती है. इंजेक्शन थोड़े से महंगे होते हैं, थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं. ठीक है, सो दिस आर द एडवांटेजेस अबव द पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इसके ऊपर इसके एडवांटेजेस हैं ये. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेफ भी होता है, सेफेस्ट है. ठीक है, ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको पानी से या जिस भी व्हीकल के थ्रू आपको इस ड्रग को ओरली एडमिनिस्टर करना है वैसे आप लेंगे. ठीक है, सेफ भी है. तो इस तरीके से इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी निकल के आते हैं. लेकिन अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की,
ठीक है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी सारे हैं। सबसे पहला तो बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि लिवर में एंजाइमेटिक प्रोसेस काफ़ी सारी होती हैं। ओरली अगर हमने कोई ड्रग ली है तो वहाँ पे लिवर में एंजाइमेटिक प्रोसेस देखने को हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से मैंने एक छोटा सा भी डायग्राम बनाया था कि भाई कितना बच रहा है और कितना रह गया है। ये इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, एक्सक्रीट कितना हो गया और रिमेनिंग कितना है, तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। इस वजह से आपको वहाँ हमारी बॉडी में ना इफेक्ट भी अलग अलग देखने को मिलते हैं कि भाई ओरली उतना अच्छे से आपका फीवर नहीं कम हुआ, बट आपने अगर इंट्रावीनस रूट के थ्रू अगर आपने ड्रग एडमिनिस्टर करी थी एंटीपायरेटिक, तो वहाँ पर आपको फीवर काफ़ी जल्दी रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके से बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसके थ्रू ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। ऑलराइट, तो बायो अवेलेबिलिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग चुका है। देन अगर हम बात करें कि भाई आपने पहले खाना खा लिया, अब आपने फूड इनटेक कर लिया, बट अब आपको फॉर एग्जांपल पेंटॉप एक टैबलेट आती है, पेंटॉप इज पेंटोपराजोल। पेंटोपराजोल को हमेशा खाली पेट लिया जाता है। खाली पेट इसलिए लिया जाता है बिकॉज इट रिड्यूसेस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन विद इन योर स्टमक। अब आपने इसको लेकिन आपने फूड इनटेक कर लिया, अब आपके पेट में पहले से ही खाना है, अब आपने इसे इनटेक कर लिया, क्या ये असर करेगी? बिल्कुल असर नहीं करेगी, ठीक है। इसका इफेक्ट ही उल्टा हो जाएगा, कुछ इफेक्ट ही नहीं देगी आपकी बॉडी में, ठीक है। तो इस ओरली अगर हम लें तो थोड़ा सा ना हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम खाली पेट ले रहे हैं, भरे पेट ले रहे हैं, तो इन चीज़ों का भी हमको इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, अगर कोई पेशेंट पैरालाइज्ड है, उसको ओरली देना काफ़ी दिक्कत की बात हो जाती है। वैसे तो कंप्लाइंस अच्छी है इसकी नॉर्मल पेशेंट्स में, बट जो बिल्कुल ही मेंटली रिटार्डेड है या फिर बेडरिडन पेशेंट्स को हम लोग ओरली कोई भी ड्रग नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है, लॉजिकली भी सोचे तो भाई वो ना ही वो टैबलेट खा पाएगा, ना ही वो लिक्विड के या फिर कोई भी सिरप ले पाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसे पेशेंट्स में हम जनरली पेरेंटल का ही उपयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक चीज़ और हमको पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि अगेन थोड़ा सा फार्मास्यूटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट ज़रूरी है तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर आपको। जो कि पहली चीज़ तो होगी सरफेस एरिया, ठीक है। माइट भी आपने शायद फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा। सरफेस एरिया वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर फिजिकल स्टेट कैसी है दवाई की, ड्रग की या फॉर्मुलेशन की फिजिकल स्टेट कैसी है। फिजिकल स्टेट से अगर हम समझे तो भाई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, या इमल्शन है या फिर सस्पेंशन है, ठीक है, क्या है इन तीनों में से। तो ये डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पर ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन का। यहाँ पर एक पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन का। तो अब एब्जॉर्प्शन में हम देखें कि भाई सरफेस एरिया को भी ध्यान में रखना है, हमें फिजिकल स्टेट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई सामने वाला किसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है। अब क्योंकि हमारे पेट में पानी तो है नहीं, हमारे पेट में एसिड है। अब इसकी एसिड सॉल्युबिलिटी है कि भाई ये इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स में सॉल्युबल है, तो सॉल्युबिलिटी भी एक मेजर पॉइंट हो जाता है। ये भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। देन भाई इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी है कि नहीं, एसिड सॉल्युबिलिटी है कि नहीं, फिजिकल स्टेट है कि नहीं, कैसी है। सो ब्लड फ्लो कैसा है कि भाई ब्रेन हाईली परफ्यूज, जैसे हमारी बॉडी में दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। एक होते हैं हाईली परफ्यूज ऑर्गन्स और एक होता है वेरी लो परफ्यूज ऑर्गन्स। हाईली परफ्यूज का मतलब हो गया कि भाई ब्लड बहुत ज़्यादा उन रीजन्स में फ्लो होता है, जैसे कि हो गया हमारा ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया। ये हाईली परफ्यूज ऑर्गन्स होते हैं। बट जो लो परफ्यूज ऑर्गन्स होते हैं, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, यहाँ पे बहुत मतलब उतना ज़्यादा अमाउंट में ब्लड नहीं होता है फ्लो। तो ये हाईली परफ्यूज और लो परफ्यूज्ड जो ऑर्गन्स होते हैं, इनमें भी सॉल्युबिलिटी का बहुत चक्कर आ जाता है। फिर यहाँ पर भी बायोअवेलेबिलिटी का बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई एब्जॉर्प्शन एंटरल रूट से अगर हमने कोई ड्रग को लिया है, तो अब एब्जॉर्प्शन के काफ़ी सारे फैक्टर्स उन जगह पे लग जाते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है। स्पेशली सॉल्युबिलिटी वाला कंसेप्ट ज़रूर से अप्लाई होता है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से
रेट, इन फैक्टर्स की वजह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अब एब्जॉर्प्शन का रेट कम हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा कि भाई हमारी जो ड्रग है वो वैसे असर नहीं करेगी जैसे हम चाह रहे हैं। एंटीपायरेटिक इफेक्ट दिखाना है बट नहीं दिखा रहा है, उतना एक्सटेंट में नहीं दिखा रहा है कि भाई एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है बॉडी में। क्यों? क्योंकि ये सारे फैक्टर लग गए। या तो उस पर्टिकुलर ड्रग की सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, या तो उस पर्टिकुलर ड्रग को अगर हमें चाहिए था भाई सस्पेंशन ज़्यादा सॉल्युबल है बट वो नहीं हो पा रहा है, सॉलिड फॉर्म है, अच्छे से डिसइंटीग्रेशन नहीं हो पाया। सो उसकी वजह से ये हुआ कि एपीआई रिलीज़ नहीं हुआ, तो वो सॉलिड फॉर्म का भी कोई मतलब नहीं रहा। सो आप अगर मोटी मोटी बात समझो कि एंटेरल रूट के थ्रू अगर हमने कोई ड्रग ली है तो भाई डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं उसके कई सारे, और इन फैक्टर्स पर इन सभी फैक्टर्स पर ये ओरल डोसेज फॉर्म बहुत ही डिपेंड करता है। बट अगर हम कंपेयर करें कंपैरेटिवली, अगर पेरेंटल की बात करें तो भाई ये सारी चीज़ें उसमें हमें इतनी माइन्यूटली देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई हमें सिर्फ जब फॉर्मुलेशन बनाना है तभी हमें पेरेंटल को देखना है कि भाई पेरेंटल जब हमने बनाया तो क्या हमने उसमें सही सॉल्वेंट यूज़ किया है, क्या हमने पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर, अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी टाइप। हमें बस ये देखना है कि भाई ब्लड में किस तरीके से वो फ्लो हो सकता है। भाई इमल्शन अगर हमने बनाया है तो हमें उसे इंट्रामस्कुलर देना है, या फिर हम क्योंकि डेफिनेटली हम उसे डायरेक्टली हम इंजेक्ट नहीं कर सकते हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। तो बस हमें इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन उससे बायो अवेलेबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बायो अवेलेबिलिटी 100 थी, 100 ही रही। बट बायो अवेलेबिलिटी एंटेरल के केस में, ओरल के केस में कम हो सकती है, बढ़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं, कम ही होगी। ठीक है, सो ये यहाँ पे बताना था ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ये थोड़ी सी एक पॉइंट बताना था, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कुछ एक दो अगर कंसेप्ट की बात और कर ले हम यहीं पे ओरल के बारे में, तो आपने कहीं सुना होगा कंट्रोल्ड रिलीज, सस्टेन रिलीज, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स सुना होगा आपने, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स। एक होता है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। ठीक है, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट, सस्टेन रिलीज टैबलेट। अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगता है, यहाँ ये कंसेप्ट लगता है कि भाई डिसोल्यूशन कितना है, डिसोल्यूशन कितना है ड्रग का आपकी ब्लड में या जीआई फ्लूइड्स में, किसमें, ब्लड में या जीआई फ्लूइड्स में, जीआई फ्लूइड्स यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड्स में कितना डिसोल्यूशन है, ये भी डिपेंड करता है आपका। इन्हीं पैरामीटर्स पर हमने उन ड्रग को क्लासीफाई कर दिया कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स में या सस्टेन रिलीज टैबलेट में। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, एक चीज़ और रिलीज फॉर्मुलेशन, एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन, सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन, कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। हमने कई सारे ड्रग्स को अगर आपने देखा होगा, उनकी स्ट्रिप देखी होगी, पीछे लिखा रहता है सस्टेन रिलीज टैबलेट, लिखा रहता है वहाँ पे। कभी अगर नहीं देखिए तो एक बार आप कभी भी कोई दवाई लेकर आओ तो ज़रूर उसका पीछे आप पढ़ा कीजिए ना, लेबल पढ़ा कीजिए, क्योंकि अब आप फार्मा स्टूडेंट हो, फार्मा स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ों, माइन्यूट चीज़ों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो ज़रूर लेबल देखा कीजिए पीछे क्या लिखा हुआ है उसके। ठीक है, तो इनसे आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, अगर हम एक और टर्म देखें इसी कैटेगरी में, तो एक आपने ये भी सुना होगा प्रोलॉन्ग्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। ठीक है, ये भी सुना होगा आपने। अब भाई इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब ये है आपने स्लो एब्जॉर्प्शन करा दिया टैबलेट का या फॉर्मुलेशन का, स्लोली एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो अब भाई वो आपके जीआई ट्रैक्ट में या फिर आपके ब्लड में, सर्कुलेटरी सिस्टम में काफ़ी टाइम तक है। भाई आपने नॉर्मल टैबलेट बनाई, 1 घंटे में काम खत्म कर दिया, 1 घंटे बाद दोबारा खानी है, या फिर 6 घंटे में ख़त्म कर दिया, 6 घंटे बाद आपको सेकेंड डोज दोबारा लेना है। बट इन फॉर्मुलेशंस में जनरली ये देखा गया है कि आज आपने ले ली, अब इसका जो सस्टेन्ड इफेक्ट है, अब वो सस्टेन्ड इफेक्ट काफ़ी हफ्तों तक कहते हैं ना डॉक्टर, भाई ये इसका तो काम चलेगा, अभी आप आज खा लो, हफ्ते भर बाद खाना। ठीक है, या फिर आज खा लो कल खाना। अब क्यों, जनरली आप देखना वहाँ पे या तो सस्टेन रिलीज होगी, या तो कंट्रोल रिलीज होगी, या एक्सटेंडेड रिलीज होगी, या तो प्रोलॉन्ग रिलीज होगी, डेफिनेटली यही होगा। आपने उस स्लो एब्जॉर्प्शन के थ्रू उस ड्रग के एब्जॉर्प्शन का टाइम आपने फॉर एग्जांपल 8 घंटे तक बढ़ा दिया या 16 घंटे तक बढ़ा दिया, जो कि पहले शायद 6 घंटे था।
तो इस तरीके से फार्मास्यूटिक्स पर्सन जो होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं फॉर्मुलेशन को कि हम किस तरीके से फॉर्मुलेशन को बेहतर बनाएं और हम इसका एब्जॉर्प्शन रेट कितना बढ़ा सकते हैं जिससे कि इसका थेरापेटिक थ्रेशोल्ड हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक क्योंकि हमने एब्जॉर्प्शन की बात करी तो ये इन चारों चीज़ों को बताना तो बनता ही था। मैंने थोड़ा सा आपको ईजी लैंग्वेज में बता दिया सो दैट आपको पढ़ने में समझने में एटलीस्ट मेरी हेल्प की वजह से आप समझ पाएँ। एक चीज़ और, एक टर्म और मुझे इसमें बतानी, मेंटेनेंस। डेफिनेटली आप जब इन्हें कंट्रोल रिलीज बना रहे हैं या सस्टेन रिलीज बना रहे हैं तो यहाँ पे मेंटेनेंस डोज देना होता है या मेंटेनेंस यहाँ पर थेरापेटिक इफेक्ट यहाँ पर मेंटेन रहता है। ठीक है, एक तरीके से। तो यहाँ पर आपको बार बार ड्रग एडमिनिस्टर करने की, मल्टीपल टाइम्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी इजी तरीके से आप यहाँ पर थेरापेटिक इफेक्ट रीच कर सकते हैं। सो ये हो गया एक छोटा सा, अगर हमने ओरल की बात करी तो हमें ये तो पढ़ना ही था, तो हमने इसको देख लिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं अनदर टाइप ऑफ एंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल हो चुका है यहाँ पे आपका, एंटरल में ओरल की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, यानी कि दूसरे टाइप ऑफ एंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, विच इज सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सबलिंगुअल में अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा है ना, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाई हमारा ये जो फॉर्मुलेशन है ये हमारे ओरल कैविटी तक ही सीमित रहेगी, ये स्टमक में नहीं जाएगी, ये हमारे ओरल कैविटी तक ही सीमित रहेगी। कैसे सीमित रहेगी, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो टंग होती है, ठीक है, टंग के नीचे वाला हिस्सा ये हमारा माउथ है। टंग के नीचे अगर आपने देखा होगा कैविटी होती है छोटी सी, है ना, हमारे जो मैंडिबल होता है वहाँ, और टंग का जो अटैचमेंट होता है वहाँ पर। तो अब आपने ना यहाँ पर प्लेस कर लिया आपके टंग के नीचे, बिलो द टंग आपने वहाँ पर प्लेस कर ली, वही होता है बेसिकली सबलिंगुअल रूट। तो अब अगर मैं बात करूँ कि भाई वहाँ से हम, ये कौन सी जगह हो गई ड्रग एडमिनिस्टर करने की, तो ये बात हमें ध्यान रखनी काफ़ी ज़रूरी है कि भाई आप जब अपनी टंग को ऐसे ऊपर रोल करेंगे, काफ़ी सारी वहाँ पर वेन्स जा रही हैं, ठीक है, रेड आप देखना। अब वो टंग के नीचे जब आपने एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे ड्रग का, नाइट्रोग्लिसरीन। ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन इज बेसिकली ये ड्रग है। ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं, या फिर एंजाइना जिनको होता है, एंजाइना वाली जो डिसीज़ होती है, ये दोनों डिसीज़ में जनरली नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ब्लड फ्लो को काफ़ी ईजी बना देता है। क्योंकि जनरली इन डिसीज हमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये देखने को मिलता है। नाइट्रोग्लिसरीन जनरली उन्हें डायलेट कर देता है और इस तरीके से ये असर करता है हमारी बॉडी में। अब हमें फटाफट से इसका असर चाहिए। बेसिकली नाइट्रोग्लिसरीन को अगर हमने सबलिंगुअल रूट से ना लेकर अगर हमने ओरली ले लिया, हमने इसे ओरल ले लिया, अब ये पहुँच गई स्टमक में, तो भाई इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ये काफ़ी जल्दी हेपेटिक एक टर्म है यहाँ पर प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, ये काफ़ी फास्ट प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म करती है। ये काफ़ी फास्ट प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म करती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमें एक्शन देखना था नाइट्रोग्लिसरीन का वो हमें देखने को नहीं मिलेगा और हमें वो इफेक्ट नहीं देगी, थेरापेटिक इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करेगी। दैट्स व्हाई वी जनरली डू नॉट इनटेक नाइट्रोग्लिसरीन वाया ओरल रूट, वी ऑलवेज प्रेफर सबलिंगुअल रूट फॉर नाइट्रोग्लिसरीन। ऑलराइट, अब इसे हमने प्लेस कर दिया, वहाँ से एब्जॉर्प्शन जो हो गया वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गया और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को सरपास कर दिया। और फाइनली हुआ ये कि थेरापेटिक इफेक्ट काफ़ी जल्दी हमें देखने को मिल गया। सो दिस इज़ द सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये दूसरा था हमारा और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो टू अनदर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड विच इज़ एक एक्सेप्शन की बात हमने करी थी, अगर आपको याद हो तो, बिल्कुल, ट्रांसडर्मल पैचेस।
इसे आपको हमेशा याद रखना है, ये स्टार पॉइंट है। और इसको आपको ये याद रखना है कि बेसिकली ट्रांसडर्मल पैचेस हम टॉपिकल रूट में नहीं पढ़ेंगे, लोकल में नहीं पढ़ेंगे, हम एंटरल में ही पढ़ेंगे। हालांकि इसे हम टॉपिकली साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसकी टॉपिकल है, बट इसका इफेक्ट जो है वो सिस्टमिक है, सिस्टमिक इफेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बता दिया था कि आपने इसे एपिडर्मिस पे या फिर आपकी स्किन लेयर पे आपने इसे अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गई आपकी स्किन की लेयर। अब इसके ऊपर आपने ट्रांसडर्मल पैच अप्लाई कर दिया ब्लू कलर का। जैसे ही आपने अप्लाई किया भाई, इसने सरपास कर दिया इसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एपिडर्मिस ड्रग जो है इसके थ्रू, हमारे स्किन के थ्रू, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये स्किन है हमारी। ठीक है, सरपास हुई ड्रग यहाँ से डायरेक्टली कहाँ पहुँच गई, हमारे सर्कुलेशन में, कहाँ पहुँच गई, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुँच गई। इसमें कई सारी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कंट्रोल्ड रिलीज की, कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस की बात करी थी। वैसे ही ट्रांसडर्मल पैचेस भी कंट्रोल्ड रिलीज में आते हैं। कैसे आते हैं कि जनरली इसमें ना कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ तो हो गए हमारे निकोटीन के पैचेस आते हैं। ठीक है, निकोटीन के पैचेस क्यों यूज़ करते हैं? निकोटीन के पैचेस इसलिए यूज़ करते हैं कि जनरली जो टोबैको स्मोकर्स होते हैं ये इनको निकोटीन के ट्रांसडर्मल पैचेस अप्लाई कर दिए जाते हैं। ठीक, टोबैको विड्रॉल के लिए। ऑलराइट, एक और मुझे याद आ रहा है, स्कोपोलामीन होता है एक, स्कोपोलामीन भी यूज़ किया जाता है मोशन सिकनेस के लिए बेसिकली। तो मोशन सिकनेस में इसके ट्रांसडर्मल पैचेस दिस इज जनरली यूज फॉर मोशन सिकनेस। फिर अगर हम एक चीज़ की और बात करें, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन की, जब हम रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करते हैं, तो ये रिप्लेसमेंट थेरेपी में टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन की जब रिप्लेसमेंट होता है, तब हम जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी ट्रांसडर्मल पैचेस का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रांसडर्मल पैचेस का यूज़ होता है। तो बेसिकली ये मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी ट्रांसडर्मल पैचेस के बारे में। एंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस। ये हो गया हमारे थर्ड टाइप ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरल का। अब हम चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेक्टम जो है बेसिकली हमारी इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। तो रेक्टम के थ्रू भी हम लोग ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हमारी बॉडी में। इस रूट से अगर हम ड्रग लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी में। और ये भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को सरपास कर देती है। ठीक है, और यहाँ पर एक म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोसा होता है यहाँ पर। जनरली इस रूट के थ्रू हम लोग अवॉइड करते हैं कि ये रूट हम उतना ज़्यादा यूज़ ना करें, बट कई केसेस में हमें यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि सपोजिटरीज हमें लें, सो वो सारी चीज़ों के लिए हम अप्लाई करते हैं। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है रेक्टम हमारा, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इरिटेशन, ठीक है, बहुत इजीली कॉज हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, इरिटेशन होना बहुत ही कॉमन बात होती है। काफ़ी ऐसी ड्रग है जो कि अपने आप में एक इरिटेंट नेचर की है। सो देन वी जनरली डो नॉट प्रेफर दिस रूट फॉर दोज टाइप ऑफ फॉर सच ड्रग फॉर्मुलेशंस। सो ये हो गया हमारा एंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट। ये वीडियो थोड़ा सा बाकी वीडियो के कंपैरिजन में बड़ा था, बट आई होप ये इंटरेस्टिंग भी रहा होगा। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, इसके अंदर हमने 4-5 चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने पढ़ा बायो अवेलेबिलिटी, सबसे पहले हमने मेजर कंसेप्ट पढ़ा बायो अवेलेबिलिटी का। उसके बाद एब्जॉर्प्शन देखा कि भाई एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है, क्या टाइप्स होते हैं उसके। फिर हमने देखा कि एंटरल रूट में ओरल रूट क्या होता है, ओरल के बाद हमने देखा सबलिंगुअल क्या होता है, सबलिंगुअल के बाद हमने ट्रांसडर्मल पैचेस देखे। फिर इसके बाद हमने देखा लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी के बीच में हमने बात करी कंट्रोल रिलीज़ की, सस्टेन रिलीज़ की, ठीक है, एक्सटेंडेड रिलीज, ठीक है, इन सभी चीज़ों की भी हमने यहाँ पे बात करी। तो आई होप कि ये काफ़ी इफेक्टिव रहा होगा वीडियो। और आप चाहें तो इसके अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि हमें अच्छे से इसके नोट्स भी चाहिए, सो देन आई विल वर्क ऑन इट। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज कमेंट्स एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ एनीथिंग जो आपको समझ में नहीं आई हो, सो यू कैन मेंशन देयर, आई कैन मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट अगेन। बाय अवेलेबिलिटी पर भी हम जल्दी से एक अच्छा सा बड़ा सा वीडियो लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे। enjoy studying pharmacology with me
Thanks for being here, and also please like, subscribe and share this video as much as you can to your pharma friends, pharma colleagues.